हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को पता है हम पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कर रहे थे फॉर योर जेकेएसएसबी एग्जाम, या अगर आप और किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको ये टॉपिक है तो तब भी आप ये लेक्चर जरूर देखिएगा। आप सभी को बता दूं हमने पॉलिटिकल डिवीजन जो आपका था इंडिया का उसे हमने एक पार्ट में कंप्लीट कर लिया, कंक्लूड कर लिया था। उसके बाद हमने बात की थी दैट योर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया इज सब डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट दैट आर the Himalayas, the northern plain, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plain and the island। इन 6 पार्ट्स में से हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। इनके अलग अलग आपको पार्ट्स मिल जाएंगे, ऊपर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, उधर आपको आसानी से मिल जाएंगे। द हिमालयस में हमने बात की थी दैट द हिमालयस इज सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द ग्रेट हिमालयस, द लेसर हिमालयस एंड द शिवालिक्स। उसको हमने उसमें डिटेल में पढ़ा। डिटेल में पढ़ने के बाद हमने बात की थी नॉर्दर्न प्लेन में। नॉर्दर्न प्लेन में हमने इसकी सब डिवीजन की थी ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ हमने इसे बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ रीजन बी। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा जरूर देखिएगा, तो क्योंकि कुछ पार्ट आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू में लिंक दिखेगा। अब आज का हमारा लेक्चर जाएगा पेनिनसुलर प्लेट्यू पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडियन मैप में लाए कहां पे। तो ये रहा 6 फिजियोग्राफी के लिए आपका जो मैप मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो हमने बात की थी दिस इज योर हिमालयन रेंजेस, ठीक है, विच लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया आप कह सकते हो। उसके बाद जब हम नीचे उसके साउथ की ओर आए थे, साउथ की ओर जब हम गए नीचे की ओर, ठीक है, ये साउथ रीजन होता है, आपको पता होना चाहिए। इंडियन मैप आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि कौन सा रीजन किस साइड है, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ठीक है। तो जब हम साउथ की ओर मतलब नीचे की ओर आते हैं तो हम पहुंच जाते हैं नॉर्दर्न प्लेन। मैंने आपको बताया था नॉर्दर्न प्लेन अगर आपसे पूछा जाए लोकेशन कहां पे है तो लोकेशन ही बड़ी बार पूछी जाती है एग्जाम में, और दिस इज आर द इजीएस्ट वन। आपको पता होना चाहिए दैट नॉर्दर्न प्लेन्स आर साउथ टू द शिवालिक्स, क्योंकि लास्ट रेंज क्या है इधर, शिवालिक्स। फिर हमने बात की थी नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में है पेनिनसुलर रीजन। ये आपका आ गया पेनिनसुलर रीजन, ये ठीक है। आपका आंसर होना चाहिए नॉर्दर्न प्लेन के अगर हम साउथ या नॉर्दर्न प्लेन के हम नीचे बिलो में आए, नीचे की ओर आए तो हम पहुंचेंगे उसे पेनिनसुलर रीजन। अब आप सभी को पता है ये जो आपका पेनिनसुलर रीजन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू आप बोलो, अभी हम बात करते हैं पेनिनसुलर रीजन की, ठीक है। पेनिनसुलर, ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या है। पेनिनसुलर वर्ड समझाने से पहले मैं आपको एक और वर्ड समझाता हूं, आइलैंड। आइलैंड के नाम से तो आप बहुत ज्यादा वाकिफ होंगे, आइलैंड, ठीक है। आइलैंड क्या होता है सर, आइलैंड इज दैट लैंड मास विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, जो वाटर से कवर्ड होता है हर एक साइड से। जैसे कि समझ लो ये है आपका एक लैंड मास, इधर लोग रहते हैं और इधर भी पानी है, हर जगह पानी है, इसके चारों तरफ पानी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइलैंड, ठीक है। बात आती है अब पेनिनसुलर की, ठीक है। पेनिनसुलर क्या है, ठीक है, पेनिनसुलर इसी से थोड़ा मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। हमारा आइलैंड में हमने बात की दैट आइलैंड इज सराउंडेड बाय वाटर बाय 4 साइड्स, लेकिन अगर मैं बात करूं पेनिनसुलर रीजन की तो हमने बताना है पेनिनसुलर इज दैट लैंड मास विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, 4th साइड से वो लैंड मास से होगी, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं ये इंडिया, ठीक है। तो ये रहा हमारे इंडिया का मैप, आप ऊपर देख सकते हो। इंडिया इज ए पेनिनसुलर रीजन आप कह सकते हो, पेनिनसुलर कंट्री कह सकते हो, जो 3 साइड से पानी से घिरी हुई है। जैसे कि इधर आपका आ गया अरेबियन सी, इधर आपका आ गया बे ऑफ बंगाल, एंड द डाउनवर्ड अगर आप बात करें तो इंडियन ओशन। 3 साइड से वो पानी से घिरी हुई है, आप देख सकते हो। ये एरिया कुछ इस प्रकार बनता है। अगर ऊपर वाले बात करें तो इधर इधर आपका लैंड है, तो उसके कारण ये आपका रीजन क्या गिना जाता है, पेनिनसुलर रीजन। होप कि अब आपको क्लियर होगा पेनिनसुलर रीजन है क्या, किसके पास है, नॉर्दर्न प्लेन के नीचे है। तो अब हम बात करते हैं जो मैंने लिखा हुआ, तो पढ़ते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने बोला है दैट इट इज द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट ऑफ इंडियन फिजिकल डिवीजन। हमने फिजिकल डिवीजन कितनी की, 6 की सर, आपने 6 बताई। और उस 6 में से अगर हम बात करें सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट पार्ट किसने कवर किया, तो आपका आंसर होना चाहिए सर दैट इज योर पेनिनसुलर रीजन। क्यों, बिकॉज इसकी अगर हम नापें, अगर इसका हमने एस्टिमेटेड बात करें तो 50% एरिया हमारा इसी फिजिकल फीचर ने कवर किया हुआ है। इसका रीजन की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था दैट इंडिया हैज अराउंड 32 किलोमीटर
स्क्वायर किलोमीटर एरिया, इसमें से आप कह सकते हो अप्रॉक्स 16 आपका रहता है 16 लाख, सॉरी इधर 32 लाख आएगा ना, तो उधर 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसी ने कवर किया हुआ है। तो हम कह सकते हैं अराउंड 50% हमारा पेनिनसुलर रीजन ने कवर किया है एंड दिस इज द लार्जेस्ट रीजन फिजियोग्राफिक फीचर दैट इट कवर्स। फिर बात करते हैं ओल्डेस्ट कौन सा है, तो ओल्डेस्ट भी आपका आंसर है सर पेनिनसुलर रीजन। मैंने आपको बताया था हमारे इधर हिमालयन कैसे बने थे सर, आपने बताया था इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई, बीच में हमारी तीत थी, तीत के बीच में से जितना भी बलवा था वो ऊपर की ओर आ गया, तो उसके फोल्ड टाइप हो गए, ऊपर की ओर आ गए, तो उधर से हमारा हिमालय का उत्पादन हुआ। लेकिन जब ये इंडियन प्लेट थी, इंडियन प्लेट में ये रीजन जो था ये पहले का था, गोंडवाना लैंड से जब टकराया, ठीक है, तो ये रीजन पहले का था, तो उस कारण हम इसे कह सकते हैं दैट इट इज द ओल्डेस्ट। अब जल्दी से आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है विच वन इज द यंगेस्ट फिजियोग्राफिक, ये मैं आपको बता चुका हूं, आपके लिए होमवर्क है, आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है विच इज द यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पेनिनसुलर रीजन के बारे में, और क्या लिखा है, रफली ट्रायंगुलर इन शेप विद इट्स बेस लाइज इन द सदर्न एज ऑफ द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो वो कह रहा है रफली, अगर हम बात करें रफली, ये नहीं आप बोलना सर ट्रायंगल कहां है, थोड़ा सा तो टेढ़ा मेढ़ा है, तो रफली अगर बात करें, आपसे पूछा जाए कि आपकी पेनिनसुलर रीजन की क्या शेप है, तो आपका आंसर हो जाए सर इट इज इन ट्रायंगुलर शेप। आपका जो नीचे पार्ट है, इंडिया का नीचे वाला पार्ट है जो हमने बताया पेनिनसुलर पार्ट, वो ट्रायंगुलर इन्वर्टेड कोन की शेप में है। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इट इज इन द ट्रायंगुलर शेप विद इट बेस लाइज इन द सदर्न एज ऑफ द ग्रेट प्लेन। जो ट्रायंगल का बेस तो ये होता है, ठीक है, ट्रायंगल का बेस ये होता है, उसका बेस कहां पे लाया करता है, नॉर्दर्न, जो आपका ग्रेट इंडियन प्लेन था उसके उसके सदर्न एज पे। ठीक है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में लाया करता है आपका पेनिनसुलर रीजन एंड एक्सटेंडेड टिल कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आपको पता है लास्ट पार्ट, आपका सदर्न पार्ट का लास्ट पॉइंट आपका रहता है, तो कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। आगे हम बात करते हैं, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं दैट इट कवर्स ए टोटल एरिया ऑफ अबाउट 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसके एरिया की बात करें तो इसने अनुमान लगाया गया है कि 16 लाख, अप्रॉक्स है, एक्यूरेट बिल्कुल नहीं है ये, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसने कवर किया हुआ है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का मैंने आपको एरिया बताया था 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है अप्रॉक्स, तो आप कह सकते हो अराउंड 50% ऑफ एरिया कवर्ड बाय विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, दैट इज योर पेनिनसुलर रीजन। होप कि इतना क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं, ये जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है, मैंने आपको बताया था 6 रीजन हैं, ठीक है, हमारे 6 डिवीजन हैं, तो 6 डिवीजन मैंने आपको बताया था पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब प्लेट्यू नहीं मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं रीजन। मैंने क्या किया है, इस जो पेनिनसुलर रीजन है, ठीक है, मैं तो ये रहा आपका पेनिनसुलर रीजन, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये जो पेनिनसुलर रीजन है इसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज योर पेनिनसुलर रेंजेस एंड पेनिनसुलर प्लेट्यूज। ठीक है, ये जो रीजन है इस रीजन में बड़े ज्यादा रेंजेस है, बड़े ज्यादा प्लेट्यूज है, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, दैट इज योर रेंजेस एंड प्लेट्यू। घबराओ मत, आज ही के लेक्चर में रेंजेस भी खत्म करा दूंगा, जो इसके इंपॉर्टेंट रेंजेस होंगे, सारे रेंजेस नहीं, जो इंपॉर्टेंट वंस है उसी पे हम फोकस करेंगे, एंड द प्लेट्यूज विच आर इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इन दोनों को ऐसे मैं इसके अलग अलग पार्ट भी बना सकता, लेकिन आपको एक ही पार्ट में बना दूंगा, समझा दूंगा, इससे क्या होता है फ्लो बना रहता है, नेक्स्ट पार्ट में आपके पास कुछ पुरानी बातें याद नहीं रहती, तो इसी लेक्चर में जो मैं बताऊंगा यही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया है, आपका जो पेनिनसुलर रीजन है उसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे सर, पेनिनसुलर रेंजेस एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यूज। तो आगे बढ़ते हैं, तो देख सकते हो मैंने यही लिखा है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज पेनिनसुलर रेंजेस एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर पेनिनसुलर रेंजेस एंड व्हाट आर पेनिनसुलर प्लेट्यूज। ठीक है, देखो पेनिनसुलर का मीनिंग तो मैंने बता दिया, तो मैं इस वर्ड को कैंसिल कर देता हूं, बचा क्या, एक वर्ड रह गया रेंजेस, दूसरा वर्ड रह गया प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू इज द अपलिफ्टेड लैंड, जो ऊपर की ओर हुई है, थोड़ा सा ऊपर हुई है, ठीक है, ये थोड़ा सा अपलिफ्टेड कर दिया, लेकिन जो उसका अपर पार्ट है वो फ्लैट होता है, विच हैज ए फ्लैट टॉप पॉइंट, आप ये कह सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू। अगर रेंज की बात करें,
ये भी आपका अपलिफ्टेड पॉइंट ही है, लेकिन इट हैज ए पॉइंटेड, इट हैज ए पीक, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेंज। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आता है, प्लेट्यू इज ए फ्लैट लैंड एट द टॉप, अगर रेंजेस की बात करें इट हैज ए पीक, इट हैज ए पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर एट द टॉप। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यूज की। ठीक है, आगे इसी लेक्चर में रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। पेनिनसुलर की आप देख सकते हो डेफिनेशन लिखी है, फिर उसके बाद प्लेट्यू के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। प्लेट्यू इज एन एरिया ऑफ रेज लैंड दैट इज फ्लैट एंड टॉप, जो मैंने बताया अभी। अब इसमें जो आपने ये देखो, मैंने ये आपको बोल्ड करके बताया, ये एक बार एग्जाम में आया हुआ है, दैट नेशनल जियोग्राफिक ने कैसे डिस्क्राइब किया है। आपसे पूछा जा सकता है नेशनल जियोग्राफिक क्या मानता है, क्या है प्लेट्यू, तो आपका आंसर हो जाइए सर, एज फ्लैट एंड एलिवेटेड लैंडफॉर्म दैट रेजेस शार्पली अबव द सराउंडिंग एरिया ऑन एटलीस्ट वन साइड। तो आपने याद रखना है जो नेशनल जियोग्राफिक है तो वो आपका प्लेट्यू की उसने ये डेफिनेशन दी है, एज इट इज। ये डेफिनेशन आपको उधर एज ए पूछी जा सकती है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, एज फ्लैट एंड एलिवेटेड लैंडफॉर्म दैट रेजेस शार्पली अबव द सराउंडेड एरिया ऑन एटलीस्ट वन साइड। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसका लोकेशन कैसा है, इसकी कहां कहां एक्सटेंड, कहां कहां तक ये फैली हुई है। तो लोकेशन आप सभी को बता दिया, ये आपका असली में जो रीजन है ना पूरा, आप कोई भी बुक डिस्कस कर लो, कोई भी बुक देख लो, उधर आपको पेनिनसुलर रीजन नहीं होगा, उधर आपको चैप्टर का नाम पता क्या होगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू होगा। लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि आपको सब कुछ कराया जाए, रेंजेस कराया जाए, क्योंकि एग्जाम में रेंजेस बड़ी बार पूछी जाती है और वो आपको बुक्स में कभी कभी मिलेंगी नहीं। तो बात करते हैं, वो कह रहा है पेनिनसुलर प्लेट्यू कहां तक फैला हुआ है, उसकी लोकेशन कहां पे है। तो पहले बोलता है पेनिनसुलर प्लेट्यूज लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। सर ये तो आपने 2-3 बारी बता चुके हो, वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, लोकेशन तो हो गई, अब एक्सटेंट की बात करते हैं, कहां कहां तक फैला हुआ। ठीक है, ध्यान से समझना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि वो साउथ में कहां तक फैला हुआ है, नॉर्थ में कहां तक फैला हुआ है, ईस्ट में कहां तक फैला हुआ, कौन से रेंज तक फैला हुआ। ठीक है, तो इधर मैं आपको शो कर देता हूं एक बारी। तो ठीक है, ये आपका आ गया इंडिया का मैप। इधर मैं आपको बताता हूं कहां से कहां तक एक्सटेंट है इसका, आपने ये याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले वो कहता है, ठीक है, मैंने आपको, चलो आपको रीजन तो पता चल गया सर, इतना इतना हिस्सा आपका आ जाता है, हमारा क्या आ जाता है, पेनिनसुलर रीजन। तो स्टार्ट कहां से होता है, चलो हम नॉर्थ साइड से स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्थ साइड से वो स्टार्ट होता है, इधर एक रेंज है दिल्ली रिज। ठीक है, ये अरावली रेंज का ही पार्ट है, तो इधर से ये स्टार्ट होता है, आपने याद रखना है अगर नॉर्थ साइड से बात करें, ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। फिर बात करते हैं वेस्ट साइड। ठीक है, वेस्ट साइड मतलब ये वाली साइड, इधर एक आता है गिर रेंज, गिर फॉरेस्ट के बारे में आपको पता होगा, वैसे ही आपने याद रखना है। आप इसे ना मैप ऐसे बना लो, जहां भी आप अपने नोट्स बना रहे हो इस प्रकार ऐसे नोट्स बना लो। तो वेस्ट साइड से कहां से स्टार्ट होता है, गिर रेंज से। फिर बात करते हैं ईस्ट साइड। ठीक है, ईस्ट साइड ना, इधर आपका आता है राजमहल, राजमहल ऑन ईस्ट साइड। और लास्ट वाला आपको पता होगा, लास्ट रेंज अगर आपसे पूछा जाए, ये बड़ी बार एमसीक्यू पूछा जाता है, ये बता आप सभी को इसके बारे में पता भी होगा, दैट द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया। अगर सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया की बात की जाए, आपका इधर एक आता है हिल रेंज आती है, दैट इज योर कार्डेमोम। ठीक है, रेंज, ठीक है, दैट इज इन द साउथ साइड। आपने ये 4 पॉइंट याद रखने हैं, इधर गिर आ गया, इधर आपका दिल्ली रिज आ गया, एंड हेयर वन इज द राजमहल। ये 4 पॉइंट आपने याद रखने। तो देख सकते हो यही मैंने लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा और कुछ नहीं, बाकी आपको मैंने हिंदी में ऊपर समझा दिया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। आगे हम बात करते हैं द एवरेज हाइट ऑफ द प्लेट्यू। ठीक है, अब आपने याद रखना है प्लेट्यूज एक्चुअली उन्हीं को बोला जाता है जिनकी एवरेज हाइट, देखो मैंने आपको क्या बताया था, इट इज ए अपलिफ्टेड लैंड, ये आपका हुआ अपलिफ्टेड लैंड। तो एवरेज हाइट माना जाता है मिनिमम 600 तक माना जाता है, 600 के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको प्लेट्यू बोलते हैं। तो 600 to 900 मीटर अबव सी लेवल उसका एवरेज हाइट है, किसकी, प्लेट्यूज की। ये भी आपने याद रखना है। बाद में बात करते हैं, ठीक है, नर्मदा एंड तापी डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट्स, नेमली सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। अब भी हमने क्या पढ़ा सर, आपने बताया पेनिनसुलर रीजन जो है हमने उसको पढ़ना है 2 पार्ट्स में, पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड पेनिनसुलर रेंजेस। अब मैं क्या कर रहा हूं, पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ रहे हैं, प्लेट्यू को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
पेनिनसुलर प्लेट्यू को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज सेंट्रल हाईलैंड एंड द अनदर वन इज डेक्कन प्लेट्यू। अब इनकी डिवीजन मैंने नहीं की, ये आपको बुक्स में जरूर मिलेगी। प्लेट्यूज में आपको बताया होगा जो ये रिवर है नर्मदा एंड तापी, दैट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दीज ओनली टू रिवर्स दैट फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये क्या करती हैं, प्लेट्यूज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। तो इधर मैं आपको मैप के जरिए समझा देता हूं। देखो मैंने अभी आपको बताया नर्मदा एंड तापी डिवाइड्स द प्लेट्यू इनटू टू। ये आपका आ गया समझ लो प्लेट्यू का रीजन। अब इस प्लेट्यू के रीजन को भी दो पार्ट में बांट देती है नर्मदा एंड तापी, ठीक है। ये आपकी आती है ना नर्मदा, इधर से तापी। अब इन्होंने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो पार्ट है ये आपका आ जाएगा सेंट्रल हाईलैंड अपर पार्ट, एंड द लोअर पार्ट इज योर डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। होप कितना क्लियर होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू, दो आपके हमने प्लेट्यू की डिवीजन कर दी है। तो ये जो मैंने इधर डिवीजन किया आपने याद रखना है, सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन से उन्होंने प्लेट्यू डाले हैं। आपका पहला आंसर समझिए सर मालवा प्लेट्यू या मारवर प्लेट्यू भी एक होता है, वो भी आप सेंट्रल हाईलैंड में लिख लो, मैंने इधर लिखना भूल गया हूं मारवर, ठीक है। बुंदेलखंड प्लेट्यू, बागलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये चार मेन प्लेट्यूज है जो सेंट्रल हाईलैंड में आते हैं। और डेक्कन प्लेट्यू में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, डेक्कन ट्रैप, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये हम एक्चुअली आपके रेंजेस में भी पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे, तो डबलिंग नहीं करेंगे, हम रेंजेस में से ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। एंड द नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन, ये कुछ ऐसी प्लेट्यूज है जो आपके इसमें आते हैं। या आप इसे इधर मैप से भी देख सकते हो, ये आपका कर्नाटका प्लेट्यू, ऑब्वियसली बात है कर्नाटका बोल रहे हैं तो कर्नाटका वाली साइड, डेक्कन वाली साइड आई तो कर्नाटका को आप डेक्कन में ही डालोगे। तेलंगाना प्लेट्यू वगैरह आपका आ गया, ठीक है। दादा कन्या प्लेट्यू, ये सब कुछ जो प्लेट्यूज है आपके, आपने उन्हें कहां पे डालना है, डेक्कन में या सेंट्रल हाईलैंड में, उसमें भी क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं सेंट्रल हाईलैंड को, फिर उसका डेक्कन प्लेट्यू को। तो सेंट्रल हाईलैंड क्या कहता है, ये कहां पे लाई करता है, फिर से एक मैं मैप में दिखा देता हूं। चलो मैप में क्या दिखाना, मैप बना देता हूं। इधर हमारा क्या आ गया, नॉर्दर्न प्लेन्स, मैंने आपको बताया नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे आपका सेंट्रल हाईलैंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड आता है। इधर मैंने क्या लिखा है, दैट इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर मैंने आपको इधर बना के बताई थी, नर्मदा के नीचे तापी बनाई थी। तो नर्मदा का अपर पार्ट जितना भी है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड। तो आपसे पूछा जा सकता है दैट नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है कि ईस्ट में, साउथ में है सेंट्रल हाईलैंड। तो आपका आंसर है दैट सेंट्रल हाईलैंड लाइज टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। आपको मैंने रिवर सिस्टम में बताया हुआ कहां पे नर्मदा है, कहां पे तापी है, कहां से गंगा की ऑरिजिनेट होती है, कहां से यमुना मर्ज हो जाती है, एंड कहां से आपकी जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है ऑरिजिनेट होकर इंडिया में एंटर करती है। वो सब कुछ मैंने आपको डिटेल में उधर बताया हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया नर्मदा के अपर पार्ट मतलब नॉर्थ पार्ट में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल हाईलैंड कहां पे है सर, नॉर्थ पार्ट में। फिर बाद में बोलता है दैट इट लाइज इन अरावली इन द नॉर्थ एंड विंध्या रेंज इन साउथ, ठीक है। दूसरी लोकेशन क्या कहता है, एक इंडिया का एक छोटा सा थोड़ा सा मैप बना देता हूं, ये बन जा, सॉरी ऐसे ही रफली बनाया थोड़ा, ठीक है। ये आपका आ गया इंडिया का मैप। अब जो इंडिया का मैप, ये जो राजस्थान वाला रीजन है, इधर आपका आता है अरावली रेंज, ठीक है। इधर आपका आ गया अरावली रेंज, और बीच में मतलब आप मध्य प्रदेश वाली साइड कह सकते हो, उधर आपका आ जाता है विंध्या रेंज। तो ये जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है इन दो रेंजेस में लाई करता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है सेंट्रल हाईलैंड कहां पे लाई करता है, आपने बताना है अरावली एंड विंध्या रेंज में। अरावली रेंज के बारे में भी आगे पढ़ना है हमने रेंजेस में। इट कवर्स द मेजर पोर्शन ऑफ मालवा प्लेट्यू, और मालवा प्लेट्यू का मैक्सिमम पार्ट आप कह सकते हो कि सेंट्रल हाईलैंड में है। अगला बोलता है रिवर्स इन दिस रीजन फ्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट विच इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ दिस रीजन। तो वो कह रहा है इस रीजन में जितनी भी रिवर्स हैं मैक्सिमम, ठीक है, उधर जितनी भी मैक्सिमम रिवर्स हैं उधर उनकी डायरेक्शन क्या रहती है, उनकी डायरेक्शन क्या रहती है। देखो आपको पहले डायरेक्शन बताना चाहिए इंडिया की, इंडिया के प्रोस्पेक्ट से। ये नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया, ठीक है, ये वेस्ट आ गया, ये ईस्ट आ गया।
वो कहता है साउथ वेस्ट से, ठीक है, अगर इधर से ऑरिजिनेट हो रही है, इधर से बहते हुए नॉर्थ ईस्ट की ओर जाती है, ऐसे बहती है, ठीक है, इधर से मतलब यूपी वाली साइड आप कह सकते हो, उस तरफ की ओर जा रही है, ठीक है, अगर गुजरात वाली साइड से स्टार्ट हो रही है, यूपी वाली साइड जा रही है। ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट द स्लोप ऑफ द रीजन। अब आपको पता है रिवर हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं उसे बह सकते कि तू नहीं, तू इस तरफ नहीं बह, तू इस तरफ बह, वो उसी तरफ जाएगी जहां उसे ढलान मिलेगी, ठीक है। तो आप इधर से ही पता कर सकते हो, ये जो इसका ये वाला पार्ट है, वेस्ट साउथ वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा अपलिफ्टेड है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे पूछा जा सकता है, पूछा क्या जा सकता है, पूछा भी गया है बड़ी बार कि आपका जो सेंट्रल हाईलैंड है उसका कौन सा पार्ट ज्यादा अपलिफ्टेड है, तो उसका ज्यादा पार्ट कौन सा अपलिफ्टेड है? वेस्ट वाला साइड ज्यादा अपलिफ्टेड है एज कंपेयर टू ईस्ट वाला पार्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा कम अपलिफ्टेड है, इसकी हाइट थोड़ी कम है, वेस्ट वाला पार्ट ज्यादा ऊपर की ओर किया हुआ है। उसके कारण क्या होता है, पानी जितना भी है इस तरफ की ओर ये बहता है, तो आपने ये याद रखना है। फर्दर एक्सटेंशन ऑफ इट इज बुंदेलखंड, बागलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इसकी फर्दर एक्सटेंशन मालवा प्लेट्यू तो है ही है, मालवा प्लेट्यू के साथ साथ ये प्लेट्यूज भी इसमें लाई करते हैं, आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब हम थोड़े से जो प्लेट्यूज इसमें पढ़े, ये हम आगे इसमें पढ़ लेते हैं, इनके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। पहला आपका आता है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू कहां पे लाई करता है? मध्य प्रदेश में, ये सभी को होता होगा। एम से आप ऐसे याद सकते हो, एम से मालवा, एम से मध्य प्रदेश, और सेंट्रल हाईलैंड तो सेंटर में बीचों बीच है, तो बीचों बीच में तो हमारा मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में लाई करता है बिटवीन अरावली एंड विंध्यास। एक्सटेंशन ऑफ इट इज बुंदेलखंड, बागलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। ये मालवा प्लेट्यू के ही पार्ट माने जाते हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू का। ये कहां पे लाई करता है? इट लाइज अलोंग द बॉर्डर ऑफ यूपी एमपी, ठीक है, यूपी और एमपी के बॉर्डर्स में लाई करता है। हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिवाइंस बाय एक्सटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज ऑफ रिवर। अब क्या है, आपको पता है ये यूपी वाली साइड आप कह सकते हो बड़ी रिवर्स भी हैं, सेक्रेड जगह मानी जाती है, तो इधर बड़ी ज्यादा रिवर्स, बड़ी ज्यादा पानी के सोर्सेज होने के कारण इधर क्या हुआ है, रिवाइंस बन गए। रिवाइंस क्या होता है? देखो रिवाइंस में क्या होता है, ये मान लो ऐसे, ठीक है, ये खड्डा टाइप बन गया हुआ है और साइड साइड पे स्टीप सी जगह है, ठीक है, ऐसे ऐसे ये रिवाइंस बन चुकी, ठीक है। तो ये जो बुंदेलखंड का प्लेट्यू है, ये आज इस टाइम पे अगर हम बात करें तो ये रिवाइन बन चुका है ड्यू टू एक्सटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज ऑफ रिवर। रिवर जो है अपने साथ इरोड ले जाती है, अपने साथ सारा सामान ले जाती है, उसके कारण ये रिवाइन के टाइप बन चुका है। फिर बात करते हैं छोटा नागपुर। छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या कहता है? डैट इट इज अ नॉर्थ ईस्ट पार्ट, एनी लिखा मैंने, आप नॉर्थ ईस्ट लिख लेना, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट कौन सी रीजन आ गया आपका? नॉर्थ ईस्ट आ गया सर ये वाला। इंक्लूड्स झारखंड, पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। फेमस एज पेटलैंड, आपने ये याद रखना है, एंड नोन एज रूअर ऑफ इंडिया। अब रूअर ऑफ इंडिया क्यों जाना जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे उधर पूछा जाता है विच प्लेट्यू या विच रीजन इज नोन एज रूअर ऑफ प्लेट्यू, तो आपने बताना है डैट छोटा नागपुर प्लेट्यू इज नोन एज रूअर ऑफ इंडिया। अब इसका रीजन क्या है, आपको मैं अभी जो रीजन बताऊंगा आपने ध्यान से नोट डाउन कर लो ताकि कभी भूले ना क्यों इसे रूअर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये रूअर है क्या? रूअर आपको पता होना चाहिए दैट रूअर इज इन द प्लेस इन जर्मनी, ठीक है, ये जर्मनी में एक जगह है, और ये जो जगह है ये अपने आयरन ओर और कोल के नाम से जानी जाती है। इधर बहुत ज्यादा आयरन ओर और कोल पाया जाता है, तो उसी कारण ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू मैंने आपको क्या बताया, झारखंड और छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल वाली जगह फैला हुआ है। अगर इन जगहों में फैला हुआ, आप सभी को पता होगा ये जगह किसके लिए फेमस है, फॉर आयरन ओर एंड कोल, तो वैसे ही इस छोटा नागपुर प्लेट्यू को भी इन्होंने रूअर ऑफ इंडिया के नाम से जाना है। तो आपने ये याद रखना है, ये एमसीक्यू एसएससी के एग्जाम में बड़ी बार, जनरल नॉलेज में बड़ी बार पूछा जा चुका है। होप कि अब आपको सेंट्रल हाईलैंड क्लियर होगा। तो ये था आपका कुछ सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। अब हम बात करेंगे ये डेक्कन प्लेट्यू। तो अभी आप सभी से गुजारिश है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज अभी वीडियो को स्टॉप करके अपने सभी सोशल मीडिया में इस वीडियो को वायरल कर दो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें आगे और बढ़ने का मौका मिलता है, आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचाने का मोटिवेशन मिलती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम अब बात करते हैं आगे डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू दैट इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। आपसे पूछा जा सकता है लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन सा, आपने आंसर होना चाहिए सर डेक्कन प्लेट्यू, आईजी सर ने बताया था। आगे आपका आता है लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा,
सर हमने पढ़ा दैट हमारा सेंट्रल हाईलैंड इज नॉर्थ टू द नर्मदा रिवर। तो अगर डेक्कन प्लेट्यू पूछ लिया जाए तो साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। मैंने आपको बताया ये आपका इंडिया आता है, ठीक है, इंडिया का नीचे वाला लोअर पार्ट बना देता हूं। तो ये वाला पार्ट समझ लो आपका आ जाता है सेंट्रल हाईलैंड, इधर आपका आगे नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के नीचे आपका आता है डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू कौन सी साइड है? साउथ वाली साइड। और सेंट्रल हाईलैंड कौन सी वाली साइड है नर्मदा रिवर से अगर हम बात करें? नॉर्थ वाली साइड। एंड शेप्ड इन इन्वर्टेड ट्राइंगल। वो आपको पता है इन्वर्टेड ट्राइंगल, मैंने आपको बताया था उल्टा बना हुआ ट्राइंगल की शेप में, तो ये आपका इन्वर्टेड ट्राइंगल की शेप में है। आगे बात करते हैं सराउंडेड बाय सतपुरा हिल्स, मोहनजोदारो हिल्स, मिकेला रेंज, अमरकांतक हिल्स, राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ। ये राजमहल हिल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, सतपुरा रेंज अभी आपको आगे मैं बताऊंगा। एंड वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट, ठीक है, ये आपका आ जाता है, आपको ऊपर ले चलता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपका रीजन है, ये आपका कौन सा आया सर? डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू आपका ये आया, इधर आपका आता है राजमहल हिल्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। ये आपका आ गया सतपुरा, ठीक है, सतपुरा के नीचे वाला पार्ट आ गया, कार्डामन इधर आ गया। और अगर आपसे पूछा जाए ये जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है इसके वेस्ट साइड पे क्या है, तो आपका आंसर इसके वेस्ट साइड पे है हमारा वेस्टर्न घाट। अगर इसके ईस्ट साइड पे बात की जाए, दैट ईस्ट साइड पे आपका क्या है? ईस्टर्न घाट। तो ये आपने याद इसमें रखना है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? एवरेज एलिवेशन ऑफ वेस्टर्न घाट इज 900 to 1600 एंड कंपेयर टू 600 मीटर। वो मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया, आपने क्या करना होता है, जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उसको रिलेट करने की कोशिश किया करो। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, आपकी जो रिवर्स है ज्यादातर हमारी रिवर्स वेस्ट टू ईस्ट क्यों फ्लो करती है? बिकॉज हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है वो ज्यादा अपलिफ्टेड है, वो थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा है, 900 to 1600 तक ऊंचा है कई जगह। अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें वो अराउंड 600 के तक ही है, उधर थोड़ी ढलान है, उसके कारण सारा पानी ऐसे की ओर ऐसे ही फैलता है, ऐसे ही बहता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने लिखी हुई है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है वेस्टर्न घाट ज्यादा अपलिफ्टेड है कि ईस्टर्न घाट? आपका आंसर ये सर वेस्टर्न घाट ज्यादा अपलिफ्टेड है, उसी कारण हमारी सारी रिवर्स वेस्ट टू ईस्ट में फ्लो करती है, सारी नहीं ऑलमोस्ट। आगे बात करते हैं द प्लेट्यू सूटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। अब ये जो प्लेट्यू है आपका डेक्कन प्लेट्यू है, ये किसके लिए सूटेबल है? कॉटन की कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है। एंड होम टू रिच मिनरल रिसोर्सेज, मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया, ठीक है, उसके छोटा नागपुर के बारे में, चाहे वो ऊपर है लेकिन थोड़ा सा बार इसमें भी लाइक करता है, तो ये भी रिच रिसोर्सेज के लिए माना जाता है। एंड सोर्स टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो ये प्लेट्यू के बारे में ये विशेषताएं, ये कुछ आपके फीचर्स आपने याद रखने हैं। तो ये थे आपके डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन के प्लेट्यू के थोड़े से जो पार्ट्स है वो हम इसी में पढ़ लेंगे, रेंजेस में पढ़ लेंगे, आपके वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, उसी में हम रेंजेस में ही कवर अप कर लेंगे, जो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं, हमारा सेकंड पार्ट हमारा आ जाता है पेनिनसुलर रेंजेस। अभी हमने प्लेट्यू पार्ट खत्म कर लिया, अब हम बात करेंगे रेंजेस की, पहाड़ों की, ठीक है। पहाड़ों पे पहुंचने से पहले हम बात करते हैं मैप की। मैप में अपनी एक पिक्चर बना लेंगे, जो अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा, आपने ना उसे अपने दिमाग में ऐसे बिठा लेना है कि एग्जाम तक वो मैप ना भूले, आप उसको अपनी नोटबुक पे बना लो। तो ये आपका कुछ मैप, ठीक है, ध्यान से समझना, जो मैं आपको बताऊंगा इस मैप में पूरा कवर अप कर दूंगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, घबराओ मत। तो क्या है, सबसे पहले विच इज द ओल्डेस्ट रेंज इन इंडिया? तो आपका आंसर हो जाए सर ओल्डेस्ट रेंज हमारे इधर है अरावली। तो ये अरावली कहां पे लाई करता है? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, पिछले लेक्चर में भी बताया था डेट जो हमारा राजस्थान रीजन है, राजस्थान रीजन को भी हमने दो पार्ट में बांटा था, फर्टाइल एंड एरिड। तो जो फर्टाइल और एरिड के बीच में कौन सा आता है सर? अरावली। तो ये आपका आ गया अरावली रेंज। इन विच एरिया इट लाइज? राजस्थान, ठीक है। मैप बना लो, ये बहुत मदद करेगा, देखते रहो कैसे आपके आंसर्स कैसे निकलेंगे इसमें से। उसके बाद आता है विंध्या रेंज। मैंने आपको क्या बताया सर? आपने बताया सेंट्रल हाईलैंड दो रेंजेस के बीच में लाई करता है, फर्स्ट वन इज अरावली एंड द अनदर वन इज विंध्या रेंज। तो दिस इज द विंध्या रेंज, ठीक है, आप देख सकते हो विंध्या रेंज आ गई, और इसी के बीच में आपका आ जाएगा सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट। फिर थर्ड रेंज की हम बात करते हैं सतपुरा रेंज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाए विच रेंज लाइज बिटवीन नर्मदा एंड तापी? नर्मदा और तापी के बीच में एक रेंज है, उस रेंज को बोला जाता है सतपुरा। आपने इससे याद रखना है, सत का मतलब होता है 7, पूरा का मतलब होता है रेंज। तो ये 7 रेंजेस का बना हुआ है,
और ये जो 7 रेंजेस से तो बना हुआ है, और इसकी मेन खासियत क्या है, ये नर्मदा रिवर और आपकी तापी रिवर के बीच में लाया करता है, जैसे आप देख सकते हो मैप में। ठीक है, अगला आपका आता है वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स आप सभी को पहले का मैं बता चुका हूं, बड़े लेक्चर्स में बता चुका हूं। ये वेस्टर्न घाट्स है, ये ईस्टर्न घाट्स है। अब इसके बारे में जो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं वो आपके वेस्टर्न घाट्स कोस्टल रीजन के ज्यादा पास है। देखो आप इधर देख सकते हो मैप में, आपका ये कोस्टल रीजन, मैंने आपको कोस्टल रीजन बताया था, ये आपका होता है पानी वाला एरिया, तो ये आपका कोस्टल रीजन होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कोस्टल रीजन के बिल्कुल कितनी पास पास है। लेकिन अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो ये अपने कोस्टल रीजन से बड़ी दूर दूर होते हैं। देखो इसमें कितना एरिया है। एंड वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस, ये जो घाट्स बने हुए हैं ना, ये इधर जो रेंजेस है इधर कंटिन्यूस है। अगर ईस्टर्न घाट की बात करें डिसकंटिन्यू, बीच में तोड़ छोड़ इनकी आ गई है। क्यों? क्योंकि इधर से पानी की बहने की जगह निकल चुकी है, तो ये ज्यादा कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। होप कि इतना अभी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आपका ऊपर आ जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, वो आपको इधर से मैप में देख सकते हो, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अरावली कहां पे सर, आपने बता दिया दैट इट इज इन द राजस्थान। उसके बाद सर आपने बता दिया विंध्या रेंज, उसके थोड़ी सी नीचे आप पार्ट कह सकते हो, विंध्या के नीचे सतपुरा। सतपुरा 2 रिवर्स के बीच में लाया करता है, और सतपुरा जो है 2 वर्ड से बना है, सत एंड पूरा। सत का मतलब 7, पूरा का मतलब रेंजेस, 7 रेंजेस से वो बना है। फिर सर आपने बताया वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट सर कोस्टल रीजन के ज्यादा पास है, आप देख सकते हो कोस्टल रीजन के ज्यादा पास है। अगर ईस्टर्न घाट की बात करें तो वो कोस्टल रीजन से दूर है। और वेस्टर्न घाट की एक और मेन खास बात है दैट दीज आर द कंटिन्यूस रेंजेस एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूस इन नेचर। ठीक है, और इनका जब मर्ज होता है उसे हम बोलते हैं नीलगिरीस। ठीक है, और लास्ट हमारा आता है कार्डामन हिल्स। और आपने इन हिल्स के बारे में क्या याद रखना है, आपको बस ये चीज पता होनी चाहिए, विच इज द लास्ट रेंज इन इंडिया या सदर्न मोस्ट रेंज इन इंडिया, तो दैट इज योर कार्डामन रेंज। ये आपका सबसे एंड पॉइंट पे जो रेंज है दैट इज योर कार्डामन रेंज, ये आपने याद रखनी है। तो अब हम आगे बात करते हैं, तो देखते हैं पेनिनसुलर रेंजेस के बारे में क्या लिखा मैंने। तो मैंने इधर लिखा हुआ है 5 हिल रेंजेस ऑफ इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो मैंने आपको ऊपर बता दी। फर्स्ट वन इज अरावली, विंध्या, सतपुरा, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। इनके बारे में चलो डिटेल में हम बात करते हैं। सबसे पहले अरावली। अरावली मैंने आपको बता दिया ओल्डेस्ट। तो अरावली ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, अरावली ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। आपसे पूछा जा सकता है ये कौन से टाइप ऑफ माउंटेन है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर इट इज ए फोल्ड माउंटेन, नाउ फॉर्म रेसिजुअल माउंटेन विद एन एलिवेशन ऑफ 300 मीटर। अब जो ये है आगे 300 मीटर, अब क्या है कहीं कहीं ना ये माउंटेन खत्म भी हो गया, फिर आगे से स्टार्ट होता है। दिल्ली तक ये माउंटेन फैला हुआ है टू 900 मीटर तक। दे स्ट्रेच फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 800 किलोमीटर। मतलब अगर इसकी ऐसे ऐसे हाइट बात की जाए तो इधर से लेकर इधर तक 800 किलोमीटर है। फ्रॉम हिम्मतनगर इन गुजरात, गुजरात से स्टार्ट होता है टू दिल्ली। ठीक है, स्पैनिंग फ्रॉम हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली। ठीक है, आगे वो बोलता है दीज आर फोल्ड माउंटेन, वो मैं आपको बता चुका हूं, विच रॉक्स आर फॉर्मली प्राइमरी बाय फोल्डेड क्रस्ट व्हेन 2 कन्वर्जेंट प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ऑर्गेनिक मूवमेंट। अब जो इसमें आपने मेन चीज याद रखनी है अरावली रेंज के बारे में, दैट इट इज अ म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। इधर आपको बड़े टाइप्स के मिनरल्स मिलेंगे, बड़े ज्यादा मिनरल्स मिलेंगे। उसी कारण इसे आपसे पूछा जा सकता है विच रेंज, विच प्लेट्यू विच पेनिनसुलर रेंज आपको पूछा जा सकता है इज नोन एज म्यूजियम ऑफ मिनरल। तो आपका आंसर होना चाहिए सर दैट इज योर अरावली रेंज। क्या रीजन है उसके पीछे, आप इधर से ही पता लगा सकते हो। डैट उधर आपके मिनरल्स बड़े प्रकार के मिलते हैं, उधर आपको बहुत ज्यादा मिनरल्स मिलेंगे, कोल भी मिलेगा, मैग्नाइट्स भी मिलेंगे, बड़े ज्यादा आप उधर पा सकते हो। आगे हम बात करते हैं विंध्या रेंज की। ठीक है, विंध्या रेंज के बारे में क्या लिखा है, विंध्या रेंज लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द नर्मदा रिवर। ठीक है, ऊपर मैंने आपको मैप में दिखाया था, ले चलता हूं ऊपर। ऊपर मतलब कि स्लाइड के ऊपर। ठीक है, स्लाइड ही ऊपर की और कुछ नहीं। तो वो कह रहा है जो विंध्या रेंज है वो नर्मदा रेंज के पैरेलल है, मोर और लेस। देखो आप देख सकते हो पैरेलल क्या होता है, पैरेलल होता है ये और ये 2 लाइन पैरेलल है कि ये दोनों आगे जाके कहीं मीट नहीं करेंगे। अगर मैं बात करूं ये लाइन पैरेलल है, नहीं, अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे से तो हम उसे पैरेलल नहीं बोलते हैं। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं होंगी। तो आप इधर देख सकते हो विंध्या रेंज आ गया, ये आपका आगे नर्मदा रिवर।
तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही चल रही हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है विच रेंज रन्स पैरेलल टू द विंध्या रेंज। देखो सतपुरा रेंज भी है, विंध्या भी है, अगर तो दोनों ऑप्शन होंगे तो आपने सतपुरा और विंध्या दोनों चुनना है, लेकिन अभी हम विंध्या की बात कर रहे हैं। अब आगे क्या लिखा है, इट रन्स, ठीक है, इधर रन्स कर लो, इट रन्स इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, इधर से लेकर इधर तक ऐसे फ्लो करता है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, फ्रॉम जोबैट इन गुजरात टू द सासाराम इन द स्टेट ऑफ बिहार ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर। द अप्रोक्सीमेट एलिवेशन ऑफ विंध्या रेंज इज अराउंड 300, ठीक है, एलिवेशन की बात करें तो 300 to 650, ज्यादा ऊंचे ऊंचे नहीं होते ये, ठीक है, इतने ऐसे ऐसे ही है ये ज्यादा, ठीक है, तो 300 एवरेज की बात करें तो 300 to 650 इसका आंसर है। वैसे ये पूछा नहीं जाता, फिर भी मैंने अपनी ओर से डाला हुआ है, आप ये नहीं बोलो सर आपने वो नहीं बताया। अगर आप करना चाहते हो ये लर्न, मैं आपको ये सजेशन करूंगा तो थोड़ा अराउंड के आप याद रखो। वैसे तो चांसेस यही होते हैं कि आपको ये जो आपके ये न्यूमेरिकल पार्ट रहता है ये कम ही पूछा जाता है, वरना आप इसको याद करने बैठ गए बाकी सब आप सब कुछ भूल जाओगे। विंध्या रेंज कंप्राइजेस हॉरिजेंटली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये कौन से रॉक्स इसमें ज्यादातर पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं ऑफ एंशिएंट एज, क्योंकि ये ओल्डेस्ट रेंजेस में से भी ये भी एक गिनी जाती है। बर्नर एंड कैमूर हिल्स आर द कंटिन्यू ऑफ विंध्या रेंज इन द ईस्ट वेस्ट ईस्टवर्ड डायरेक्शन। अब वो कह रहा है ये जो बर्नर है और कैमूर है ये दो ऐसे हिल्स हैं, ठीक है, ये विंध्या के ही एक्सटेंशन पाए जाते हैं, ठीक है। देखो समझ लो मैं बना रहा हूं ये विंध्या रेंज, ये समझ लो आपकी विंध्या रेंज है। अब इधर क्या हुआ, थोड़ा सा प्लेन हो गया हुआ है, अब थोड़ी सी ईस्ट साइड पे बर्नर रेंज है और कैमूर रेंज है। आपसे पूछा जा सकता है विच रेंजेस आर द नोन एज कॉन्टिन्यूशन ऑफ विंध्या रेंज, तो आपने आंसर बताने से बर्नर और कैमूर इसके पार्ट ही माने जाते हैं, माना जाता है कि इसी के पार्ट है, बस बीच में थोड़ा सा आपको पता है आजकल हमारी आप कह सकते हो हमने बीच में से पहाड़ तोड़ रहे हैं या और भी एक्टिविटीज आप कह सकते हो, आपकी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज भी कह सकते हो, उनके कारण बीच में से आप कह सकते हो गैप भी हो गया, तो इधर प्लेन आप मान सकते हो। बात करते हैं आप सतपुरा रेंज की, ठीक है। सतपुरा मैं आपको बता चुका हूं, सत इज मीन्स 7, पूरा मीन्स माउंटेन, देयरफॉर सतपुरा रेंज इज ए 7 माउंटेन, ठीक है, इज ए सीरीज ऑफ 7 माउंटेन, ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था इट रन्स इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन साउथ ऑफ विंध्या एंड इन बिटवीन नर्मदा एंड तापी रफली पैरेलल टू दीस। तो मैंने आपको वही बताया था, सतपुरा के बारे में आपको बता चुका हूं। सतपुरा रेंज किसके बीच में लाई करती है सर, आपने बताया था नर्मदा और तापी के बीच में। अगर इसकी डायरेक्शन की बात की जाए कैसे ये रन करती है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जैसे ऊपर हमने पढ़ा हमारे विंध्या रेंज की बात में, तो सतपुरा भी ईस्ट से वेस्ट की ओर भागती है, भागती मतलब इन द सेंस उधर से आप स्टार्ट करते हो तो उधर आपकी खत्म होती है। एंड इट इज इन द साउथ ऑफ विंध्या, मैंने आपको विंध्या बताया था, ये आपकी विंध्या थी। विंध्या के नीचे में हमने ये रिवर बनाई थी नर्मदा, नर्मदा के बाद हमने बनाया उसे सतपुरा, सतपुरा के बाद हमने तापी रिवर बनाई। तो इधर ही आपसे पूछा जा सकता है जो आपकी सतपुरा रेंज है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सतपुरा रेंज विद रिस्पेक्ट टू विंध्या रेंज। तो विंध्या रेंज के वो साउथ में है, आपको पता होना चाहिए, रफली पैरेलल टू दिस रिवर, और ये जो है इस रिवर के पैरेलल है, वो भी आपको मैं बता चुका हूं। कमेंसिंग फ्रॉम द राजपीपला हिल्स इन द वेस्ट थ्रू द महादेव हिल्स टू द मालका रेंज, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ अराउंड 900 किलोमीटर। तो इसकी रेंज कितनी आती है, 900। कहां से स्टार्ट होती है, राजपीला, ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत याद रखो, RMM, ठीक है, ऐसे आप याद सकते हो। वेस्ट में आपको राजपीपला मिलेगा और थ्रू द महादेव हिल्स टू द माइकाला रेंज। आगे हम बात करते हैं आपके जो बच जाते हैं, दैट इज वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, उसका ये खत्म होता है आपका चैप्टर। तो हम बात करते हैं हमारे वेस्टर्न घाट की। वेस्टर्न घाट में आपको पहले ही बता चुका हूं, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू में आएगा, डेक्कन प्लेट्यू में तो आएगा, लेकिन ये आपका कोस्टल रेंज के पास है, कोस्टल रेंज के पास है, कोस्टल रेंज के साथ साथ ये कंटिन्यूस भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और आपसे यही पूछा जा सकता है। एंड हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, और ये ईस्टर्न घाट से हाई भी है। तो पहला आपका आता है, मैंने आपको ये बताया, इट इज ए फोल्डेड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है सर, आपने बता चुके हो। अब दूसरी चीज आपने जो याद रखनी है, इट इज ऑल्सो नोन एज शायदरीज, ठीक है, ये आपने याद रखना है। थर्ड पॉइंट मैंने बोला इट इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मैंने आपको बता दिया, इसमें ज्यादा टूटापन नहीं है, ये रेगुलर है, ठीक है, चलती रहती है। लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स है उसमें बीच में आप कह सकते हो गैप्स हैं, उधर से रिवर फ्लोज होती है, रिवर ने उसमें गैप्स प्रोड्यूस कर दिए हैं। सेपरेटेड फ्रॉम कोस्ट बाय नैरो कोस्टल प्लेन,
मैंने आपको ऊपर ही बताया, ये आपका कोस्ट आता है, समझ लो ये आपका आ गया इंडिया का पार्ट। तो जो वेस्टर्न पार्ट है बिल्कुल कोस्ट के पास है, ठीक है। अगर ईस्टर्न पार्ट की बात करें वो कोस्ट से दूर है, ये देखो कितना डिस्टेंस है, लेकिन वेस्टर्न घाट पास है इसलिए नैरो लिखा है इधर। एक्सटेंड फ्रॉम तापी, ठीक है, तापी रिवर से वो स्टार्ट होते हैं, ऊपर आपकी इधर तापी रिवर आ गई, तापी रिवर से वो स्टार्ट हुए टू द नॉर्थ ऑफ कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक वो फैले हुए हैं, ठीक है। अब आपने ये चीज भी याद रखी कि अगर हम बात करें हमारा ये जो पेनिनसुलर रीजन है, ये मैं बना देता हूं पेनिनसुलर रीजन, ठीक है। इधर से इधर तक अगर लेंथ नापी जाए, ठीक है, ये कितनी है 1600 किलोमीटर, ठीक है। अगर इधर से इधर तक नापी जाए, ठीक है, तो ये आपने बताना है, इसका आंसर है 1400 किलोमीटर। क्या आपने इसको भी नोट डाउन कर लो, ऐसे मैप बना लो। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट की, ठीक है। ईस्टर्न घाट, आपका ईस्टर्न घाट कहां से फैला हुआ है, ओडिशा से स्टार्ट होता है टू द नॉर्थ ऑफ नीलगिरी हिल्स, ठीक है। नीलगिरी हिल्स मैंने आपको बताया था द कॉमन पॉइंट बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, तो ये आपका आ गया, आपका ओडिशा से स्टार्ट कर दो, ये आपका ओडिशा से स्टार्ट हो गया, ठीक है, और कहां तक गया है, नीलगिरी हिल्स तक, ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था डैट इट इज इन डिसकंटिन्यूस, बीच में बड़े दरारें हैं, आप कह सकते हो, बीच में प्लेन हो जाता है, फिर घाट बन जाता है, फिर प्लेन हो जाता है, एंड सो ऑन, एंड लोअर देन वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स मैंने आपको बताया था वेस्टर्न पार्ट थोड़ा अपलिफ्टेड है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। डू नॉट गिव बर्थ टू इंपॉर्टेंट रिवर्स लाइक वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट से ही ज्यादा रिवर्स, देखो ज्यादा रिवर्स इधर से ऑरिजिनेट होंगी, आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है। तो इधर ईस्टर्न घाट से बड़ी कम, बल्कि बहुत ही रेयर रिवर्स ऑरिजिनेट होती है। सेपरेटेड फ्रॉम कोस्टल बाय वेरी वाइड कोस्टल प्लेन, ठीक है, वेरी वाइड कोस्टल प्लेन से ये आप कह सकते हो, मैंने आपको बता चुका हूं पहले ही, ये आपका आ गया कोस्टल रेंज। तो ईस्टर्न घाट बड़ी दूर है कोस्टल रेंज से, ठीक है। जियोग्राफिकल ओल्डर देन वेस्टर्न घाट, लेकिन माना जाता है जो ईस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न घाट से ज्यादा ओल्डर है। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी कट थ्रू दिस रेंज टू मर्ज इनटू बे ऑफ बंगाल, तो आप देख सकते हो ये हमारी आ गई। तो ये डिसकंटिन्यूस का होने का क्या मेन मकसद है, 2 मिनट मैं डिसकंटिन्यू बना देता हूं, ठीक है। ये डिसकंटिन्यू क्यों है, क्योंकि इधर से महानदी वगैरह, गोदावरी रिवर वगैरह इधर से फ्लो करती है, तो उसके कारण ये इस रिवर को कट कर देती है, तोड़ देती, आपके इस घाट्स को तोड़ देती है। द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट मीट एट द नीलगिरी हिल, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अब लास्ट में मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट डाला है, ये भी बड़ी बार एमसीक्यू पूछा था, इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है ना, इसे याद रखना। बोल रहा है द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वेयर एज हाइट ऑफ ईस्टर्न घाट इंक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। क्या कहना चाहता है, आपको पहले फिर से बता देता हूं डायरेक्शन। ये क्या आया नॉर्थ, ये क्या आया साउथ, ये क्या आया वेस्ट, ये क्या आया ईस्ट। जो वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, वो इंक्रीज कैसे होंगे, नॉर्थ से लेकर साउथ तक इंक्रीज होंगे, ठीक है। मतलब नॉर्थ से इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये फिर ऐसे ऐसे बड़े बड़े होने बैठ जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे ईस्टर्न घाट की, तो डैट इंक्रीजेस फ्रॉम साउथ पार्ट टू नॉर्थ, मतलब साउथ से छोटे छोटे होंगे, नॉर्थ तक पहुंचते पहुंचते बड़े हो जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं ऊपर दिखा देता हूं मैप में, ये ठीक है, इधर छोटे छोटे होंगे, फिर आहिस्ता जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं बड़े बड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें, इधर छोटे होंगे साउथ साइड, नॉर्थ साइड बड़े होते रहेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी जो हाइट है कैसे इंक्रीज होती है इन वेस्टर्न घाट्स, तो आपका आंसर होना चाहिए नॉर्थ टू साउथ। ईस्टर्न घाट की कैसे इंक्रीज होती है, साउथ टू नॉर्थ। ये एमसीक्यू पूछा गया, तभी मैंने इसे ज्यादा हाईलाइटेड किया, इसे बॉक्स में रखा है। तो ये थे कुछ आपके पेनिनसुलर रेंजेस के बारे में, ये था आपका थर्ड फिजिकल डिवीजन के बारे में, ये था आपका ओल्डेस्ट डिवीजन के बारे में, ये था आपका लार्जेस्ट डिवीजन के बारे में ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो ये हमने इधर पढ़ लिया इसके बारे में। होप कि अब आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा इस पेनिनसुलर प्लेट्यू में, नॉर्दर्न प्लेन में और हिमालयन में, अगर आपने ये 2 लेक्चर्स भी पहले वाले देखे हुए हैं। तो अब हमारे बचते हैं ये 3, ठीक है। ये 3 भी मैं बहुत जल्द आप तक पहुंचाऊंगा, बहुत जल्द इसे खत्म कर दूंगा, इससे भी आप घबराओ मत।
ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तक सारे लेक्चर पहुंचाने की मेरी गारंटी है, मैं आप तक सब कुछ कराऊंगा। अब बड़े से स्टूडेंट कहते हैं सर आपने बताया था 50K के बाद आपको एक सरप्राइज दिया जाएगा, तो वो आप सभी को पता है। एक्चुअली वो मैं अपनी जुबान का बहुत पक्का हूँ। मेन चीज़ क्या है, अभी लॉकडाउन लगा हुआ, तो लॉकडाउन के कारण मैं बाहर थोड़ा निकल नहीं पा रहा हूँ, बाहर अलाउ नहीं है इतना, तो उसके कारण थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन मानो ये मैं बहुत जल्द आप तक वो जो सरप्राइज मैं अरेंज कर रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट सरप्राइज आपके लिए रहेगा, तो बहुत जल्द आपको मैं डिस्क्लोज कर दूंगा। तो बहुत जल्द हम आपके साथ मिलेंगे इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड के साथ। तो इधर ही हम रखते हैं आज का लेक्चर। होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा गाइस, प्लीज इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने सभी फेसबुक ग्रुप पे आप कह सकते हो, आपके फेसबुक आप अपने इसे पोस्ट डाल सकते हो, इसे शेयर कर सकते हो, ताकि इससे हमें क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगी और हमें बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचाने की मोटिवेशन मिलती है। तो गाइस आज के लिए हम अपने लेक्चर इतना ही रखते हैं। होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा, तो आज इतना ही। तो शुक्रिया गाइस, तो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस, एंड सी यू सून।